जय हिंद प्यारे साथियों, मैं डिवडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था, इसलिए जो है आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को कंटिन्यू कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। तो साथियों, हम लोग जो है, अब मैं टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि अपने मुद्दे की बात करूँगा ताकि जो है हम लोग पढ़ाई अच्छे से कर सकें। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था क्या कि कुछ बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे थे कि सर हाई स्कूल में जो है, जो सबसे टफ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, इसको पढ़ा दीजिए। तो मैंने उनकी बातें मानी और एक आध दो लेक्चर वीडियो अपलोड किया गया। आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कैसे हम लोग उसको हल करेंगे। एकदम सिस्टमेटिक वे में हम हर सवाल को, हर उदाहरण को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रमेय कौन कौन सा है और कैसे सवाल उस पर आते हैं। ठीक साथियों, तो जो साथी मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग उसके आगे अब बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, थेल्स प्रमेय के बारे में बताया था। और थेल्स प्रमेय आपके एनसीईआरटी किताब में, ये बच्चे आपका थेल्स प्रमेय एनसीईआरटी किताब में प्रमेय 6.1 के नाम से लिखा हुआ है। ये थेल्स प्रमेय 6.1 के नाम से लिखा हुआ है। इसका मैंने जो है स्टेटमेंट और कथन, बाकी सारी चीजें इसमें बता दी थी पिछले वाले वीडियो में, जो लेक्चर नंबर 2 है आपका। इस प्रमेय को हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कहते हैं। और इसी को एनसीईआरटी किताब में 6.1 प्रमेय नाम से लिखा हुआ है। ये प्रमेय होता क्या, एक बार मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। प्रमेय कहता है कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, मैंने एक त्रिभुज यहां पर बनाया है एबीसी। इस त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डीई कोई रेखा है। मतलब ये कि जो डीई है, ये डी भुजा बीसी के समांतर है। और जब डी भुजा बीसी के समांतर है तो इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब इसका और इसका अनुपात बराबर जाता है। अर्थात एडी बटे में डीबी बराबर आता है एई बटे में हो जाएगा ईसी। ये ऐसा आता है। अर्थात ये कि अगर जो है ये भुजा, ये रेखा इस भुजा के समांतर है तो अनुपात बराबर होता है। इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय इतना बोलता है कि अगर आपका ये रेखा इस भुजा के समांतर हो तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाता है ना। यही आपका थेल्स प्रमेय है। आज हमें जो है एक इस थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ना है साथी। क्या पढ़ना है? थेल्स प्रमेय का विलोम। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर कि थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ना है। और थेल्स प्रमेय का विलोम का मतलब इस थेल्स प्रमेय का उल्टा। तो थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या कहता है, जरा गौर करेंगे। थेल्स प्रमेय का उल्टा कहता है ये कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, मैं त्रिभुज का नाम भी दे रहा हूं यहां पर, ए बी और सी, और ये कोई रेखा है, इसका मैंने नाम दिया डी और ई है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता क्या है कि अगर इसका अनुपात है ना, उल्टा इसका, कि एडी बटे में डीबी बराबर हो जाए एई बटे में ईसी। अगर ऐसा है हमारे पास तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेखा है इस भुजा बीसी के समांतर आ जाएगी। अर्थात डीई समांतर हो जाएगा आपका बीसी। मतलब ये कि दोनों में एकदम विपरीत चलना हमको है, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। ये समांतर होगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और अगर भुजाओं का अनुपात बराबर तो रेखा समांतर हो जाएगी। इसमें थेल्स प्रमेय लगता है, इसमें थेल्स प्रमेय का विलोम लगता है। थेल्स प्रमेय को एनसीईआरटी किताब में 6.1 नाम दिया है और इसको नाम दिया है प्रमेय 6.2 नाम दिया है। मोटी मोटा में कह लिया जाए कि अगर आपका समांतर रेखाएं समांतर है तो उसका अनुपात जो है अनुपात बराबर होगा। और ये आपका थेल्स प्रमेय कहता है अगर समांतर से हम अनुपात में आते हैं तो ये प्रमेय आपका 6.1 है, अर्थात थेल्स प्रमेय है। और अगर अनुपात से जाते हैं समांतर में तो ये आपका प्रमेय 6.2 है, अर्थात प्रमेय थेल्स प्रमेय का विलोम है। ये इधर से इधर चलेंगे, जब समांतर से अनुपात में चलेंगे तो थेल्स प्रमेय मतलब 6.1 होगा। और जब अनुपात से समांतर चलेंगे तो प्रमेय 6.2 होगा, अर्थात थेल्स प्रमेय का विलोम होगा। यही जो है आपके
प्रश्नावली 6.2 मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर बच्चे कि जो आपकी प्रश्नावली है प्रश्नावली 6.2, इस प्रश्नावली 6.2 को हल करने में बहुत काम आने वाली है। पेपर में पूछने के चांस है कि थेल्स प्रमेय का कथन और स्टेटमेंट सहित लिखिए, जो आपका कथन मैंने लिखवा दिया है पिछली वाली वीडियो में। तो साथ ही आप इस थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम को स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका एकदम उल्टा है। इसी के आधार पर प्रश्नावली 6.2 को हम लोग समझेंगे और इसके सभी उदाहरण आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक साथियों, तो मैं अब समय को बर्बाद ना करते हुए इसको मिटाकर हम लोग जो है उदाहरण को स्टार्ट करते हैं कि उदाहरण हमारा क्या कहता है। मैं इसको मिटाता हूं। ठीक साथियों, तो साथियों अब हमारे सामने उदाहरण स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। पहला उदाहरण स्टार्ट करते हैं। देखिए बड़े आराम के साथ, एकदम मजेदार तरीके के साथ, ताकि आप लोगों को एकदम एंजॉय के साथ पढ़ाई मजे में आए। छोटे बच्चे हैं इसलिए एकदम आराम से हम लोग हर एक बात को समझेंगे। और एक बात रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जो भी क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसको आप लोग 2 से 3 बार दोहराएंगे जरूर, प्रैक्टिस करेंगे जरूर सवालों को लगाने की। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है क्या कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC होगा। आपका डायग्राम बनाया हुआ है चित्र में बेसिकली। तो आपके पास एक त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC, ठीक है ना, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC, मतलब एक भुजा AB की बात कर रहा है और AC की बात कर रहा है। दो भुजा है AB और AC। AB और AC को क्रमशः D और E पर, मतलब AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो। मतलब ये कि ये जो आपका रेखा है DE, ये भुजा BC के समांतर बाबू है। तो मुझे सिद्ध करना है कि AD, मतलब ये वाला पूरा यहां से यहां तक, ये वाला AD बटे में AB, पूरा आपका AB बराबर है AE बटे में पूरा AC, ये हमको लाना है। इतना बोल रहा है। तो सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात इसमें ये दे रखा है कि भाई जो आपका रेखा DE है ये भुजा BC के समांतर है। और जब ऐसा है तो हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि अगर जो है ये रेखा इस भुजा BC के समांतर है तो इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, है ना। यही लगाएंगे, ऑटोमेटिक आपका जो सिद्ध करना वो हमको प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो चीज आपके पास दिया है उसको लिखा जाए। भाई क्या दिया है कि जो आपका DE है, ये रेखा DE भुजा BC के समांतर है। मतलब आपके पास ये दिया है बच्चे, दिया है, क्या दिया है गौर करेंगे कि जो DE है DE ये समांतर है BC के, और जब समांतर BC के तो हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो थेल्स प्रमेय लिखेंगे यहां पर कि अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से क्या आएगा बेटा, ध्यान देंगे। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AD बटे में DB बराबर आएगा आपका AE बटे में EC, ये मिल जाएगा हमको। आएगा आपके पास AD बटे में आएगा DB, DB बराबर में आएगा AE बटे में हो जाएगा EC। इतना हमको मिलेगा थेल्स प्रमेय से। एक्चुअली में करना क्या मुझे ये है, करना ये बच्चे ना कि हमें सिद्ध करना है AD बटे में DB। आपका AD तो ठीक है, लेकिन AB जो आपका पूरा यहां से यहां तक है वो लाना है मुझे, और आपका DB केवल इतना ही दिया है। नीचे भी आपका AC जो पूरा यहां से यहां तक है, जबकि आपका थेल्स प्रमेय में AC मिला है। इसका मतलब ये है कि अगर DB में ये AD जुड़ जाता है तो AB मिल जाएगा, अगर EC में ये AE जुड़ जाता है तो पूरा AC मिल जाएगा। तो इसको जोड़ने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग उलट देंगे, पलट देंगे, मतलब उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि व्युत्क्रम करने पर, मैं इसको यहां स्टार्ट कर रहा हूं कि व्युत्क्रम करने पर, और जब व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम करने पर हमको क्या मिलेगा भाई, ध्यान देंगे जरा। व्युत्क्रम करने पर आइए देखते हैं, उल्टा करेंगे तो ये DB जाएगा ऊपर, आपका ये मिल जाएगा हमको, है ना। क्योंकि मुझे AD को जो है, मैं उल्टा क्यों कर रहा हूं ये भी सुनो। इस AD को बचा के रखना है, और AD को बचाने के लिए मुझे जो है इसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा। अभी क्लियर हो जाएगा।
तो उल्टा करेंगे तो हाई जो डीबी है ऊपर जाएगा, आएगा डीबी बटे में आएगा एडी बराबर हो जाएगा आपका ईसी और बटे में आएगा एई। ये मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब मेरा था कि मुझे एडी और ई को बचा के रखना है, क्योंकि सारा काम मुझे अंश में ही करना है। अब उसके बाद मैं ऐसा कुछ काम करूं, देखिए ध्यान जरा, मुझे इस एडी को डीबी में जोड़ना है, एई को इसी में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कुछ ऐसा कर रहा हूं मैं कि ये आप लिखेंगे डीबी बटे में आपका हो जाएगा एडी +1 बराबर आएगा आपका ईसी बटे में हो जाएगा एई +1। मैंने क्या किया कि दोनों तरफ +1 लिख दिया, दोनों तरफ +1 को जोड़ दिया मैंने, या +1 को मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। जोड़ने से क्या होगा कि आप इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा हमको डीबी प्लस में आएगा एडी और बटे में हो जाएगा एडी बराबर में आएगा ईसी प्लस में हो जाएगा एई और बटे में हो जाएगा एई। अब देखिए ध्यान से, जो डीबी है इस डीबी के साथ जुड़ गया कौन, एडी, डीबी के साथ जुड़ गया एडी, तो पूरा बनेगा आपका एबी, है ना। अरे भाई डीबी था, इस डीबी के साथ आपका जुड़ा एडी, तो पूरा बनेगा आपका एबी बनेगा, ये वाला ऊपर वाला बन जाएगा आपका एबी। उसी प्रकार एसी था, जो आपका एसी था इसमें जुड़ गया एई, तो ये पूरा बनेगा एसी, बन सकता है। तो ऊपर वाला बनेगा आपका एबी, यहां पर बन जाएगा आपका ए बी और बटे में आपका एडी था ही, लिखिएगा इसलिए करके, फिर बराबर ये बनेगा आपका पूरा जुड़ने के बाद एसी, तो आएगा एसी बटे में हो जाएगा आपका एई था ही। एक्चुअली में अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने उल्टा किया था फिर उल्टा कर देंगे, क्योंकि मुझे एडी ऊपर रखना है, एबी नीचे रखना है, तो इसको उल्टा कर दो भाई। उल्टा कर देंगे तो लिखेंगे यहां पर क्या, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, और जब व्युत्क्रम करेंगे मेरे प्यारे भाई तो एडी जाएगा ऊपर, एबी आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा एडी बटे में आएगा ए बी बराबर हो जाएगा एई और बटे में आएगा एसी। इसी बात को मुझे सिद्ध करना था, बहुत सिंपल तरीका है, ये आपको प्रूफ करना था, जो मैंने आसानी से प्रूफ कर लिया, है ना। आगे बात समझे। इसमें ध्यान ये देना है कि मुझे एडी को बचा के रखना है, क्योंकि एडी आपका ऊपर है, तो एडी तभी बचेगा जब ये नीचे रहेगा, क्योंकि +1 जोड़ेंगे जब इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो एडी आपका नीचे फिर बच जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर इसको व्युत्क्रम किया था, फिर +1 को मैंने जोड़ा, गुणा किया तिर्यक, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये मिला, ऊपर जोड़ा तो आपका इधर वाला ए बी बन गया, इधर वाला बन गया ए सी बन गया, फिर उल्टा कर दिया, जो लाना था वो मिल गया हमको। सिंपल चीज है, आप एक बार दोहराएंगे बढ़िया से तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक साथियों, तो मैं इसको मिटा करके, आप इसको देख सकते हैं, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा करके साथी मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ रहा हूं, देखता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, मैं इसको मिटाता हूं। तो प्यारे साथियों, अभी हमने जो है एग्जाम्पल 1 देखा, उदाहरण नंबर 1 खत्म किया, कवर करते हुए अब हम लोग बढ़ रहे हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। और उदाहरण नंबर 2 कहता क्या है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है भाई, एक एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, मैं इसका डायग्राम बनाते हुए चल रहा हूं। एक एबीसीडी एक समलंब है, तो मैं यहां पे बना दे रहा हूं, चलिए, कि आपका ये और ये एक समलंब चतुर्भुज मैं इस तरफ बना दे रहा हूं। ठीक है ना, डिजाइन बना दिया मैंने, इसका नाम भी दे दिया जाए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहां पर सी और ये आपका डी। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज हो गया। कह रहा है कि जिसमें ए बी समांतर डीसी है, ए बी समांतर डीसी है, ठीक है। कह रहा है असमांतर भुजाओं एडी और बीसी, मतलब एडी और बीसी ये भुजा असमांतर बेसिकली होती ही है, पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि, मतलब एडी पर आपका ई है और बीसी पर एफ है। इस पर मैं बिंदु कोई ले लेता हूं, इस पर मैंने बिंदु जो है आपका ई ले लिया, और इस पर जो है बिंदु मैंने कोई जो है एफ ले लिया। चलो भाई एफ ले लिया। इस प्रकार है कि EF जो होगा, मतलब E को जब हम F से मिलाएंगे तो जो EF बनेगा ये वाला, ठीक ना, इसको मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं, जो EF बनेगा ये EF AB के समांतर हो जाएगा, ये वाला, मतलब EF समांतर इसके हो जाएगा। तो मुझे दिखाना है कि AE बटे में ED, AE बटे में ED बराबर होगा BF बटे में FC, ये दिखाना है, अर्थात इसका इन दोनों का अनुपात के बराबर होगा, ये मुझे साबित करना है। ठीक है,
तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साथ ही कुछ रचना इसमें करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका थेस प्रमेय कहता है कि त्रिभुज होना चाहिए और इसमें कोई त्रिभुज दिखता नहीं है। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करें कि या तो इस ए को सी से मिला दें, त्रिभुज बन जाएगा, या तो बी को डी से मिला दें तभी त्रिभुज बन जाएगा। मतलब कोई एक रचना हमें करनी पड़ेगी, विकर्ण को मिलाएंगे ऐसे, या ए से मिला दे या बी डी को मिला दे, कोई एक रचना हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर कि क्या चीज हमारे पास दिया हुआ है। मैं इसको स्टार्ट करता हूं यहां से कि दिया है क्या क्या दिया है साथी, ध्यान दीजिएगा। दिया है आपके पास कि इसमें जो आपका पहले ए बी है, ए बी ये डी से समांतर है, ए बी समांतर दिया है आपका डी सी, ये ठीक दिया है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए ध्यान जरा, सिद्ध करना है, गौर करेंगे, ध्यान थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है इसको, है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि आपका जो ए बटे में डी है ये सिद्ध करना है, ए ई बटे में ई डी बराबर लाना है बी एफ बटे में लाना है एफ सी, ये लाना हमको सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम लोग रचना करने जा रहे हैं। रचना थोड़ा मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर। रचना क्या करेंगे, मैंने भी बताया था कि या तो इसको मिला देंगे ए को सी से, या बी को मिला देंगे डी से, कोई एक काम कर लेंगे। मैं ए को सी से मिलाता हूं, इस तरह से रचना कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं रचना कर रहा हूं भाई, इसको मैंने मिलाया यहां पर ए को सी से मिला दिया। आज जैसे ही ए को मैंने सी से मिलाया तो ये जो ए सी मिला है ये भुजा EF को मान लिया जाए कि ये बिंदु M पर काट रहा है, M पर, इसका मैंने नाम दे दिया M। ऐसे लिखते हैं यहां पर है कि ए को सी से मिलाने पर रेखा AC, देखिए यहां पर क्या कि बिंदु, ऐसे लिख लिया जाए, बिंदु ए और सी को मिलाने पर बिंदु ए और सी को मिलाने पर वह भुजा मतलब कौन, ये जो मिला रहा हूं इसकी बात हो रहा है, वह भुजा किसको बेटा, EF को ध्यान देंगे जरा, EF को बिंदु M पर, EF को क्या बेटा, बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। इतना मैंने काम कर लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास सिद्ध करना है। अब सिद्ध ये करने के लिए देख रहे हैं क्या कि जो आपका ये EF है, ये वाला रेखा पूरा यहां से यहां तक EF है, वो AB के समांतर, ये भी दे रखा है। मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि आपके पास जो EF है, EF ये समांतर है आपका AB के, और ये चीज आपके प्रश्न में दे रखा है भाई, है ना, दे रखा है। तो जरा देखो बच्चे ध्यान से कि जब ये आपका EF AB के समांतर होगा तो इसी EF पर M भी तो है, इसी EF पर क्या है आपका M भी है। इसका मतलब ये होगा कि EM AB के समांतर हो जाएगा, क्योंकि आपका EF AB के समांतर है और इसी EF पर M है, तो EM जो है आपका AB के समांतर हो जाएगा। और AB आपका ऑलरेडी जो है, AB आपका ऑलरेडी DC के समांतर है। तो जब AB आपका DC समांतर है तो सेम लॉजिक लगाएंगे कि जो EM होगा, EM वो DC के भी समांतर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैं देखिए स्टार्ट करता हूं यहां पर कि देखिए ध्यान से रहा, हाई आपका लिखेंगे त्रिभुज, मैं पहले त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज A, इसमें ध्यान देंगे जरा, त्रिभुज ADC में मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं क्योंकि इस वाले त्रिभुज में आपका ये दोनों भुजा मिल जाएगी। लिखेंगे त्रिभुज किसमें बेटा, ADC में बात करेंगे, त्रिभुज ADC में। और त्रिभुज ADC में मैंने कहा कि जो EM है, सॉरी अभी इसमें हाँ बात करना ठीक, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं ABC की, या चलो ठीक इसी बात करते हैं। इस त्रिभुज ADC में जो आपका EM है, EM ये तो लग रहा है भाई कि DC के समांतर है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि EF जो है AB के समांतर था, और जब EF जो है आपका AB के समांतर है तो इसी EF पर बिंदु M भी है, ये वाला बिंदु M। जब बिंदु M है तो EM जो आपका AB के समांतर होगा, और यही EM आपका DC के भी समांतर होगा। क्यों? क्योंकि AB समांतर में आपका DC दे रखा है। तो वही मैं कह रहा हूं, त्रिभुज ADC में जो EM होगा वो DC के समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर क्या, EM समांतर हो जाएगा DC,
और जब समांतर होगा तो थेल्स प्रमेय यूज करेंगे कि इसका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाएगा त्रिभुज के आधार पे। लिखेंगे यहां पर अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय भैया आप सब लोग को मैंने पढ़ाया भी है कि क्या होता है थेल्स प्रमेय। स्टार्ट करते हैं। थेल्स प्रमेय कहता है कि एडी एई बटे में ईडी, ये आएगा आपके पास एई बटे में हो जाएगा ईडी, बराबर होगा साथ ही आपका एम बटे में जाएगा एमसी, आएगा आपका एम और बटे में आएगा एम सी। इसको मान लेंगे समीकरण बच्चे फर्स्ट। इतना काम हमारा हो गया। अभी एक त्रिभुज और बन रहा है, जैसे आपका ये त्रिभुज आपका ऊपर बन रहा था तो इधर भी तो बन रहा है त्रिभुज ए बी सी। इसमें बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे यहां पर त्रिभुज ए बी सी में। और जरा देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि जब त्रिभुज हम ए बी सी की बात करेंगे तो उसमें क्या था कि EF आपका AB के समांतर था, है ना। और इसी EF पर यम इसी पर है, यम इसी पर है, तो MF भी AB के समांतर हो सकता है। ये लॉजिक है आपका। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि MF ये समांतर है AB के, और जब AB के समांतर है तो भैया इसका अनुपात इसके अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात AM बटे में MC बराबर हो जाएगा BF बटे में FC, या इधर से इधर चलो या इधर से बात वही रहेगी। ये थेल्स प्रमेय का यूज यहां भी कर रहे हैं तो मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए कितना आएगा आपका, लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय के आधार पे आपका आ जाएगा BF बटे में FC, ये हो जाएगा BF बटे में हो जाएगा FC, बराबर आपका आएगा AM बटे में MC, ये हो जाएगा AM बटे में हो जाएगा MC। इसको मान लें समीकरण नंबर सेकंड। और समीकरण एक वाला और दो का हाई वाला तो बराबर है, इसलिए ये दोनों अभी आपस में बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से क्या आएगा, AE बटे में ED, AE बटे में हो जाएगा ED, बराबर आएगा BF बटे में हो जाएगा FC। और साथ ही हमको यही सिद्ध करना था। बहुत बढ़िया तरीके से सिद्ध हो गया। पूरा एकदम सिस्टमेटिक वे है, चित्र वगैरह बना करके आप नोट कर सकते हैं एकदम बिंदास, ठीक है ना। इसलिए जो है ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो तो नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, आप लोग नोट करके स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से एक नोट्स तैयार करते रहिएगा और हर सवाल को दोहराते रहिएगा। मैं इसको मिटा करके आगे बढ़ रहा हूं। तो साथियों हमने उदाहरण नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया बड़े आराम के साथ, आप सभी साथी जरूर देखेंगे। अब हमारे सामने है उदाहरण नंबर 3, और उदाहरण नंबर 3 कहता है क्या कि आकृति में, जो आकृति यहां पर बना हुआ चित्र में बना होगा, आपके बुक में दिया होगा, कह रहा है कि PS बटे में SQ बराबर है PT बटे में TR। ध्यान दीजिएगा, PS लिखा है, PS आपका PS बटे में लिखा है, SQ लिखा है, मतलब इनका अनुपात बराबर है PT बटे में TR, PT बटे में TR है। तथा कह रहा है कि कोण PST, कोण PST, तो इस कोण की बात कर रहा है, मतलब ये कोण आपका, ठीक है ना, बराबर है कोण PRQ, इस कोण की बात कर रहा है। ये सब दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दिखाना है। समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि अगर हमारे पास, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर हो जाए, दो भुजा बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। कोई दो भुजा बराबर हो जाए, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। और बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। कोई दो कोण बराबर दिखाना पड़ेगा। तो त्रिभुज PQR को समद्विबाहु दिखाना है तो मुझे इसकी कोई दो भुजा बराबर दिखानी पड़ेगी या दो कोण बराबर दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले बात तो आपको जो चीज में दिया उसको लिखते हैं। यहां पर है क्या दिया है कि एक तो आपके पास ये दे दिया है सॉल्यूशन में कि लिखेंगे दिया है ना, दिया है, क्या दिया भाई, ध्यान देंगे कि PS बटे में आपका दिया SQ, बराबर में दिया है आपका PT बटे में आपका भैया दिया है TR। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर किसी त्रिभुज में भुजा ये है,
इन दोनों का अनुपात बराबर है तो ये रेखा इसके समांतर हो जाती है। मैं थेल्स प्रमेय का विलोम बताया था कि जब इन दोनों का अनुपात इस अनुपात के बराबर हो जाए तो ये जो है इसके समांतर हो जाएगा, अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक ना। थेल्स प्रमेय विलोम से क्या आ जाएगा कि जो ST है ये QR के समांतर हो जाएगा, अर्थात ST होगा वो QR के समांतर हो जाएगा, ऐसे यहां पे है। और एक चीज याद देखो बच्चे कि अगर आपके पास कोई दो रेखाएं समांतर हैं, कोई इसको काट रहा है तो ये वाला कोण जो है आपका, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिखता है। मैं और भी बात करता हूं कि अगर ये इसको काट रहा है तो इधर वाला कोण इसके बराबर हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। तो जब ये ST इसके समांतर है तो ये वाला कोण, ये वाला आपका इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। एकदम कमाल की बात है ये कि ये वाला कोण जो आपका PST है वो आपका कोण PQR के बराबर हो जाएगा, समांतर है क्योंकि भाई, है ना। तो लिखेंगे यहां पर, इसलिए आपका कोण कौन सा, PST कोण हो जाएगा PST, ये बराबर हो किसके कोण, PQR के, PQR के। और ये कोण कौन सा है आपका, संगत कोण है। कौन सा कोण भाई आपका, संगत कोण। तो संगत कोण तभी बनता है जब रेखाएं समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर है, संगत कोण बन गया, रेखाएं समांतर संगत कोण बन गया, रेखाएं समांतर थी संगत कोण बन गया आपका, है ना। इस चीज को मान लीजिएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। और साथ ही साथ आपके प्रश्न में एक ये भी दिया है कि कोण PST, ये दिया है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर इस चीज को कि कोण PST ये बराबर है कोण किसके, PRQ के। ये आपका ये वाला कोण इसके बराबर है। तो जब बराबर है तो ये आपके प्रश्न में दिया है, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2 दिया है। उसके बाद मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 2। देख रहे हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 का कोण PST है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगा तो हमारे पास क्या आएगा, लिखेंगे इस चीज को समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपके पास आएगा क्या कि कोण PQR बराबर होगा कोण PRQ। और जब ऐसा आ जाता है किसी त्रिभुज की, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर गया, यूं कह लिया जाए कि ये जो कोण है आपका, पूरा डार्क कर दे रहा हूं मैं, ये वाला कोण पूरा जो बना है इस कोण के बराबर हो जाएगा। और जब किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो जाते हैं तो भाई आपका वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि कम से कम किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो और बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर हो। दो भुजा पर दो कोण बराबर दिखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि अतः यहां पर लिख देंगे अतः कि त्रिभुज त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके लिए मैंने इस बात को साबित कर दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमको यही दिखाना था क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर हो और दो कोण कोण बराबर हो। अगर ऐसा आता है तो त्रिभुज आपका समद्विबाहु है। ये दो कोण बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, त्रिभुज PQR समद्विबाहु हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये तो बड़ा आसान था, छोटा भी था सवाल, बहुत मजेदार था, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। हाँ, साथ ही अब हम लोग सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए। अब हम लोग प्रश्नावली को आगे अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। कल ही हो सकता है आपको वीडियो मिलता रहे, पर डे आपको वीडियो मिलता रहे। और मैं 12वीं वाले बच्चों से एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप लोग परेशान मत होइए। मैं आप सभी लोगों के लिए एक जो है हर चैप्टर का मैथ का विविध प्रश्नावली जो है उसके सभी क्वेश्चन कवर कराऊंगा हर चैप्टर में। चाहे आपका कोई भी चैप्टर हो, लेसन नंबर 1 2 3 4 जो भी है, सभी के विविध प्रश्नावली कंप्लीट कराए जाएंगे। और आपको इसके बाद के जो वीडियो होंगे शायद उसको मिलते रहेंगे, उसमें हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे विविध प्रश्नावली का, ठीक ना। तो अब तक साथी जो भी मेरे पिछली वाली वीडियो नहीं देखे होंगे 10 के बच्चे वो देख लेंगे ताकि क्वेश्चन को लगाने में बड़ा मजा आए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।